दिल्ली की सरकार जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1% जो सेस लगता है उसकी कैसे लूट कर रही है। ये कानून बनाया गया था इसलिए कि बेचारे गरीब मजदूर, कहीं कंस्ट्रक्शन लेबर, सभी मजदूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन लेबर की बात हो रही है। जो निर्माण कार्य में लगे हुए जो मजदूर हैं, जो गारा, मिट्टी, चूना, पत्थर से, सीमेंट से दिन रात जूझ रहे हैं, गर्दा उड़ रहा है और बीमारियां फैल रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चे उसी में खेल भी रहे हैं, भूख से बिलख भी रहे हैं, उसी में माँ बैठ के दूध भी पिला रही है, रेत के ऊपर या पत्थर के ऊपर, गिट्टी के ऊपर। तो सरकार ने कहा नहीं भाई 1% सेस लगाइए, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अब ये सेस का पैसा जो है ये बहुत ही सीमित दायरे में और निश्चित मद में खर्चा होना होता है। ये नहीं है कि आप जैसे चाहे वैसे खर्चा करें। ये इनके प्राइमरी एजुकेशन के लिए या इनके हेल्थ केयर के लिए या छोटे बच्चों के कुछ भोजन वगैरह के सप्लीमेंट के लिए, इनको शेल्टर देने के लिए, कोई उनके लिए कोई, जब वो उनकी माएँ काम कर रही है तो उनको विश्राम करने के लिए या कोई एक शेड बन जाए, कुछ हो जाए, इस सब काम में हो सकता है। यही उसका नियम है। उस नियम के बारे में उसके विशेषज्ञ भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि लेबर कमिश्नर रहे हुए हैं दिल्ली सरकार में ही, अब सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। मैंने इनको बुलाया कि इनको ज्यादा जानकारी ये बताएंगे। अब इन्होंने किया है क्या कि ये पूरे पैसे को लूट के और बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कोई वेरिफिकेशन के ऐसे लोगों को बांटा है जो सिर्फ इनके पार्टी के वर्कर हैं। कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं है इसमें। मैं चैलेंज करता हूँ, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और गोपाल राय जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चला के इनको उस तरह की सजा होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने दिहाड़ी मजदूरों का पैसा खाया है। माननीय राय साहब बोलेंगे, जो हमारे यथावत के संपादक और सर्वे सर्वा है, मतलब एडिटोरियल टीम यही हेड करते हैं। हम लोगों को जैसा पत्रकारों को जानकारी मिलती है वैसा ये हमारे सोर्स पर्सन थे उस समय, जितेंद्र चतुर्वेदी ने ये बहुत मेहनत से और महीनों की, जब इसकी हमको जानकारी मिली तो हमने यथावत की उस समय की टीम में, जितेंद्र चतुर्वेदी एक पत्रकार थे जो आजकल लखनऊ रहते हैं। जितेंद्र चतुर्वेदी के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फौजी पत्रकारिता में जो 2-4 नाम होंगे दिल्ली में, उसमें से एक जितेंद्र चतुर्वेदी का नाम हम ले सकते हैं। मैंने कल उनसे बात की और मैं चाहता था कि वो यहाँ आ जाएं, लेकिन दूर गांव में हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ बातें भेजी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली में पंजीकृत 50% से ज़्यादा निर्माण मजदूर फर्जी हैं। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एक सर्वे से इस बात का खुलासा हुआ। एनसीबी ने दिल्ली भवन एवं अन्य श्रमिक कल्याण में पंजीकृत फर्जी लाभार्थियों की शिकायत की जांच करते हुए इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही एसीबी की जांच में ये भी पता चला कि आम आदमी पार्टी सरकार के श्रम विभाग ने अज्ञात मजदूरों के बीच 900 करोड़ रुपए के कोष वितरित किए हैं। तो जो प्रेस रिलीज में पहले तो 600 करोड़ लिखा है, सिन्हा जी का तो गणित बहुत कम मजबूत है, लेकिन लगता है कि इन्होंने उदारता बरती है अरविंद केजरीवाल पर। तो सुधार कर लीजिए कि ये वो ठीक है, वो अभी तो 2300 करोड़ खाने की उनकी योजना है। ये अज्ञात 2300 करोड़ है अभी जमा, वो पूरा खाने की योजना बना रखी है। लेकिन अब तक अज्ञात मजदूरों के बीच 900 करोड़ रुपए के कोष, 900 करोड़ रुपया वितरित किया गया है। ये जितेंद्र चतुर्वेदी का कहना है। एसीबी ने 13,13,309 पंजीकृत मजदूरों की जांच की। इनमें से 2 लाख से ज्यादा मजदूर फर्जी पाए गए। इसके बाद एजेंसी ने 800 मजदूरों को सैंपल साइज के तौर पर
लिया और उनमें से 424 को फर्जी पाया। इन मजदूरों में कई के एक जैसे मोबाइल नंबर और पते थे। सतर्कता निदेशालय और एसीबी मई 2018 में दर्ज रिपोर्ट के माध्यम से गैर निर्माण श्रमिकों के फर्जी झूठे पंजीकरण और 900 करोड़ रुपए के फर्जी भुगतान की अलग से जांच कर रहे थे। सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस हेराफेरी की चर्चा की है। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी है, जहां सीएजी ने मजदूर फंड घोटाले को स्वीकार किया है। 65,000 मजदूरों का मोबाइल नंबर सेम, हजारों का पता एक ही है। आम आदमी पार्टी का श्रमिक विकास संगठन भी शामिल है। मुझे बस अंत में 2 बात कहनी है कि ये जो कुछ हो रहा है वो अरविंद केजरीवाल और संबंधित मंत्री गोपाल राय, जिसका नाम सिन्हा जी ने लिया अभी, उनकी जानकारी और उनकी साजिश के बगैर हो नहीं सकता। इसलिए मैं भी सिन्हा जी की बात का समर्थन करता हूं और इस मंच से मांग करूंगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मुनीष ने बताया, पहले मेरी जानकारी में था कि 2300 करोड़ रुपया भी है इसमें श्रमिक शेष के, कंस्ट्रक्शन लेबर के श्रमिक शेष के मद में। इन्होंने बताया कि नहीं, अभी वो बढ़ के 4500 करोड़ हो गया है और ये पूरा चुनाव के पहले बांटने की इनकी योजना है। मैं मांग करता हूं श्रम मंत्री मनसुख भाई मंडाविया से कि तत्काल रोक लगाएं, 1 पैसा भी अब बटना नहीं चाहिए चुनाव तक। और मैं माननीय उपराज्यपाल जी को ये बताना चाहूंगा, उनको भी मैं मिलूंगा, मिलके भी बताऊंगा कि उनके पास भी जो फर्जी कागज भेजे जा रहे हैं, वो स्वीकृति जो दे रहे हैं, वो स्वीकृति देने का भी अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि ये शेष के जो नियम है वो बहुत स्पष्ट है। इसके बारे में मुनीष जी आपको बताएंगे। इसलिए वो कृपा करके कोई स्वीकृति न दें और मनसुख भाई मंडाविया जी तत्काल आज ही रोक लगाएं, नहीं तो 4500 करोड़ रुपए के घपला की पूरी योजना है चुनाव के पहले बांटने की और सारे पार्टी वर्कर को बांटने की। इसके लिए इन्होंने 14 लाख रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये भी बताएंगे। मुनीष जी आप बताइए, आप बताएं। सभी को नमस्कार, मैं मुनीश कुमार गौड़ हूँ। मैं पूर्व में क्षतिपूर्ति आयुक्त रहा श्रमिक विभाग के अंदर और श्रमिकों के बीच में कल्याण आयुक्त भी रहा अपने कार्यालय में। दिल्ली सरकार का कार्यालय था ये और संयुक्त श्रम आयुक्त के बतौर मैंने 32 वर्ष यहाँ कार्य किया है। यह जो एक्ट है वो 1996 का एक्ट था। इसके अंदर रूल्स नहीं थे तो रूल्स 2002 में बनाए गए। उसके पश्चात ये 2005 में बोर्ड का गठन हुआ। उस वक्त तक मात्र 5-7 यूनियन होती थी, लेकिन जैसे ही आप पार्टी की सरकार आती है, उन्होंने पहले एक अपनी यूनियन बनाई और उससे संबंध कुछ और यूनियन बनाई। अब यूनियन की संख्या करीब 90 और 100 के करीब बीच में आ गई। यूनियन का मतलब ये होता है कि वो किसी का रिप्रेजेंटेशन करें। इन यूनियन को का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मात्र 2 या 3 व्यक्ति यूनियन चला रहे हैं और ये अपने यूनियन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये आप पार्टी के वर्कर्स कहिएगा, वॉलंटियर्स कहिएगा, इनके आदमी कहिएगा, वो लोग हैं। ये जो 90 यूनियन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको ये सत्यापित करने का अधिकार सरकार ने दे दिया, जबकि प्रोविजन ये कहता है कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रैंक का आदमी उसको सत्यापित करेगा या पंचायत का सेक्रेटरी, आजकल पंचायत यहां नहीं है, कोई बात नहीं, इंप्लॉयर करेगा। अन्यथा कोई यूनियन जिसके पास में इनका कोई विवाद चल रहा होगा, जिससे इनको मालूम है कि ये व्यक्ति हमारा मेंबर है। एक भी रजिस्ट्रेशन आज तक I can file an affidavit in the court of law कि एक भी रजिस्ट्रेशन का सत्यापन किसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने नहीं किया है। किसी भी रजिस्ट्रेशन का सत्यापन एम्प्लॉयर ने नहीं किया है। ये जो चंद यूनियन, चंद तो नहीं, काफी मात्रा अधिक है, ये जो यूनियन बनाई गई, इनका उद्देश्य यही था कि हम सत्यापन इनके माध्यम से करा लेंगे।
ऐसा है कि नजफगढ़ जैसी जगह में या संगम विहार जैसी जगह में इन्होंने अपने पीछे एक यूनिट का चित्र बनाया, अपना बैनर लगाया और 2 कुर्सी 4 कुर्सी डाल के वहां रजिस्ट्रेशन खोल दिए। और वहां पर इन्होंने एमएलए जो इनके एमएलए थे वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके ऑफिस में ये रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाए गए। जो कॉर्पोरेटर थे उनके यहां कैंप लगाए गए और जो सरकार के कारिंदे थे, जो अधिकारी थे, उनके विषय में एक मैं बात बताता हूं कि बोर्ड के पास में आज की तारीख में 4500 करोड़ रुपया है, लेकिन फिर एफिडेविट में कहता हूं कि उन्होंने एक भी स्थायी परमानेंट व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की है। आप सोचिए, एक इतना बड़ा बोर्ड और उसमें स्थायी व्यक्ति की नियुक्ति ना करना क्या दर्शाता है। इसमें 150 व्यक्ति ठेके पे काम करते हैं, जो आप पार्टी के कहने से, उनके माध्यम से लगाए गए हैं। यूनियन इनकी अंदर कर्मचारी काम करने वाले इनके फॉर्म आते हैं, अंदर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यह सिलसिला चलता रहा है 2014 से अभी तक। आप जानिए कि 17 लाख एप्लीकेशंस बोर्ड में आ चुकी हैं और 13 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, आप लोग हैं, पत्रकार हैं, दिल्ली जल बोर्ड, विद्युत बोर्ड, इतना सरकारी तंत्र है, सारे यहाँ पे केंद्र के सरकार के भवन हैं, दिल्ली प्रशासन के हैं, पुलिस के 90,000 आदमी हैं, डीडीए है, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड, एनडीएमसी, एमसीडी संस्थाएं हैं, एनडीएमसी भी है। तो इन संस्थाओं के सरकारी आदमी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब मिलाकर, दुकान के कर्मचारी, फैक्ट्री के कर्मचारी, ठेले वाले, ये सब मिला के, घर में काम करने वाली माई, ये सब अगर जोड़ लिए जाए तो 50 लाख है। अब इन 50 लाख में से किस तरह से 17 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हैं, आप पहले ये सोचिए। अगर वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दफ्तर में आ रही है, तो वो किस आधार पर उनको सत्यापित कर रहे हैं। आज तक फिर एफिडेविट पे मैं कहता हूं, एसओपी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं कि ये कैसे जानकारी हो, ये जो कर्मचारी है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, निर्माण मजदूर है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये बिल्डिंग में जब भी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो 1% सेस गया होगा। अगर 200 करोड़ का कंस्ट्रक्शन है तो 2 करोड़ रुपए सेस जाता है और उनका सेस मनी से ये नियोजन होता है इन सब बेनिफिट्स का जो उनको दिए जाने हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए ही क्यों बनाया गया? कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसा कर्मचारी है जो कभी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, कुछ दिन बाद दूसरी साइट पे होता है, फिर तीसरी साइट पे होता है और एक वक्त में, एक महीने में भी अपने एम्प्लॉयर बदलता रहता है। उनके लिए कोई ईएसआई की सुविधा नहीं है, उनके लिए कोई प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर ये एक्ट बनाया गया। अब इस एक्ट के अंतर्गत जो इनको पैसा मुहैया होना था वह क्यों नहीं हुआ? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो सेस मनी 4500 करोड़ है, पहले तो ये देखेंगे कि 8-7% का जो बैंक का इंटरेस्ट है, अगर वही मिलता है तो ये 400 करोड़ रुपया तो वैसे ही, मतलब 300-350-400 तो हर साल बढ़ रहा है। इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है उन लोगों को जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो रियल कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी और ये जितना भी यहां पर दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये जो कर्मचारी हैं, इनको ये पैसा जाना चाहिए था। अब इन कर्मचारियों को के पास में कोई समय नहीं है कि वहां पर लाइन पे खड़ा करे और 5-7 दिन लगाए, क्योंकि उसकी 600-700 रुपए की दिहाड़ी टूटती है। चौक का लेबर यहां पर आएगा तो चौक पे उसको दिहाड़ी टूट जाएगी। एक चौक का लेबर 600-700 की दिहाड़ी के लिए सुबह 100, माना कि 100 व्यक्ति आते हैं तो मुश्किल से 20 व्यक्तियों को ये काम मिलता है, बाकी 80 व्यक्ति अपने घर वापस चले जाते हैं। और ऐसी भी दिहाड़ी के मजदूर जिनको मुश्किल से 30 दिन में 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन काम मिलता है, उनका ये पैसा, ये आपकी सरकार, ये केजरीवाल की निखट्टू सरकार, मक्कार सरकार, बेईमान सरकार और झूठी सरकार जो चलाई है इन्होंने कि केंद्र काम करने नहीं देता। आपको ये काम दिया था, आपने क्या कर लिया? सवाल ये है। सवाल ये भी है कि आपने जो जहां से सेस आया था, 95% सेस गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आता है और उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का जो सेस आता है तो उनके कर्मचारियों को मिलना चाहिए।
वो असली लोग जो 4 लाख के करीब जो कर्मचारी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन मात्र 5-10% हुआ होगा। 95%, 90% लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। अब सवाल यह उठता है कि ये 17 लाख आदमी कौन है, ये 13 लाख के रजिस्ट्रेशन किसके हुए हैं? आप सबको मालूम है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट में महिलाएं कितनी होती हैं। मुश्किल से 5%, 2%, कई जगह साइट पे तो होती भी नहीं है, लेकिन यहां पर 50% से भी अधिक महिलाएं कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाई गई हैं। अब महिलाओं पे आपको मालूम है, इन्होंने बस फ्री की योजना चलाई, इन्होंने महिलाओं को 1000 और 2000 और 2100 रुपए की बात करी। ये टारगेट कर रहे हैं अपना वोट बैंक, अपना कैडर बनाने के लिए, और ये पैसा भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने कभी सुना है कि कोई आपके घर में इलेक्ट्रीशियन कोई महिला आई हो? कभी आपने देखा है कि आपके प्लम्बर कोई महिला आई हो? कभी आपने देखा है कि आपके मिस्त्री कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर आया हो? आप बताइए कि कभी आपके यहां कभी कुछ रिपेयर होती है, कोई सफेदी वाला जो होता है, सफेदी करने के लिए कुछ आते हैं, उसमें से एक आध उसकी पत्नी अगर बच्चों के साथ में वहीं रह रहे हैं तो आते हैं। अन्यथा ये सब कहां के व्यक्ति हैं? बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उड़ीसा का प्लम्बर है, बंगाल का है, राजस्थान का पत्थर का काम करने वाला है। इन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। आई वॉज इन ए मीटिंग वेयर केजरीवाल टोल्ड अस कि आपको क्या मतलब है इन कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन करने के लिए? तो दिल्ली के तो बॉर्डर ही नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन करने से हमें क्या मिलना है? तो इसलिए इन्होंने जो रियल कंस्ट्रक्शन वर्कर थे 4 लाख, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया, बल्कि अपने एमएलए के माध्यम से, अपने कॉर्पोरेटर के माध्यम से इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन कराया। और ये रजिस्ट्रेशन जो रियल वर्कर के लिए नहीं मिला है और जो गलत आदमियों के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, ऐसे सबूत में है, आपके मेरे पास में है, वो आज भी दिए जा सकते हैं, अगली कड़ी में भी दिए जा सकते हैं। आज एक खुलासा हो रहा है, इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये इतना पैसा जो बांटने के लिए था, ये आपसे बढ़ता नहीं है, तो फिर आप सत्ता में रहने के हकदार कैसे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास स्कीम के लिए नहीं है, हमें मुफ्त बांटने के लिए पैसा नहीं है। पहले तो आप घोषणाएं करते हैं कि अब हम मुफ्त बांटेंगे, और फिर केंद्र सरकार से मांगते हैं कि हमें पैसा दो जिससे कि हम मुफ्त बांट ले। ये कौन सी स्कीम है केजरीवाल जी की? अब मैं आपको एक और खुलासा करता हूं। आरटीआई ये इंफॉर्मेशन आई है, इसका मैं नंबर आपको दे देता हूं। आईडी नंबर 132 आरटीआई DOVCW वेलफेयर बोर्ड 2017-5/527, तारीख है 8/2/18। ये विनय कौशिक लिंक ऑफिसर SPIO बोर्ड के जो थे, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी थी। इस इंफॉर्मेशन में क्या है? इस इंफॉर्मेशन ये है कि जो नकली फॉर्म इनकी यूनियन ने भराए थे, उनको इंसेंटिव भी देना चाहिए कि उन्होंने झूठा काम किया है। ये पैसा इनको यूनियन को बांट दिया गया, यूनियन को इंसेंटिव दिया गया कि जल्दी जल्दी फॉर्म भरो, और ये पैसे के लिए आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इंसेंटिव क्या था? 50 रुपया से 100 रुपया तक प्रति फॉर्म। अब आप बताइएगा, ये जो इतना पैसा जो बांटा गया यूनियन को, क्या ये पैसा बढ़ सकता था? आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन एक्ट कहता है ऐसा कहीं पैसा नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि यूनियन भी अपनी है, उनको भी खुश रखना है, उनके माध्यम से गलत काम कराने हैं। और गलत काम किसके लिए कराने हैं? वोट बैंक की खातिर कराने हैं। जो मजदूर अगर राजस्थान से भी आया है, उसका दिल्ली में अगर काम कर रहा है, तो उसका अधिकार है कि उसको ये पैसा मिले। अगर यूपी और बिहार से मजदूर आया है, उसका अधिकार है कि उसको यहां पे ये इंसेंटिव मिले। इंसेंटिव क्या थे? बहुत ही अच्छी रकम है एक गरीब आदमी के लिए। इंसेंटिव 51,000। अगर किसी बेटी की शादी हो रही है घर में, तो वो एक अनुदान है, ग्रांट है, जो वापस नहीं दी जाएगी। एक तरह से कन्यादान समझिए। 35,000 अगर बेटे की शादी है तो उसके लिए अनुदान है। 30,000 अगर प्रसूति में है महिला, उसकी अपनी पत्नी या
बेटी, तो उसके लिए भी ये प्रावधान है। यही नहीं, स्कॉलरशिप 500 रुपया अगर प्रथम पहली क्लास, दूसरी और तीसरी क्लास में पढ़ रहा है तो 500 रुपए से शुरू होता है और 10,000 रुपया महीना। अब बताइए 10,000 रुपए महीने का अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या वह व्यक्ति इनसे नहीं जुड़ेगा? जिसको 51,000 मिल रहे हैं, जिसको 35,000 मिल रहे हैं या 30,000 मिल रहे हैं, क्या वो इनसे नहीं जुड़ेगा? 3,000 रुपया महीने की पेंशन भी इन्होंने दी है और वे व्यक्ति कहीं भी सत्यापित नहीं है, उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। मैं फिर एफिडेविट में देता हूं, अधिकांशता का मतलब 90%। 10 व्यक्ति 10% तो वो लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने स्थान ही लिया कि मैं ये अपना हक लेके रहूंगा। आज की तारीख में मैं आपको कुछ एड्रेस ही दे सकता हूं जहां से ये यूनियन चल रही है और उनके यूनियन के अंदर कार्यालय खुले हुए हैं बेसमेंट में। उनके यहां सरकारी दफ्तर की तरह फाइलें रखी हुई हैं। उनके यहां आदमी डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हुए हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो उनका सारा रिकॉर्ड उससे झूठ लिखवा रहे हैं। अब बताइएगा कि खुद भी झूठ बोलती है ये सरकार के नुमाइंदे, ये भी, और फिर जनता को करप्ट करने के लिए उनसे झूठ बुलवाती है, उनसे गलत साइन कराती है। तो इसमें वो भी शामिल हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। वो तो उनको तो जरूरत है कुछ राशि की, लेकिन उनको अगर पता चल जाए कि राशि ये झूठा काम करवा के दी जा रही है तो वो भी ऐसा फॉर्म नहीं भरेंगे। वो ऐसा केजरीवाल की तरह से बेईमानी करने के लिए जनता नहीं है। और मैं आपको कुछ, अब क्या होता है कि ये जो मैंने आपको पहले बताया कि कंस्ट्रक्शन बोर्ड के अंदर कोई भी व्यक्ति रेगुलर नहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट से डाल के इन्होंने बोर्ड चला रहे हैं। ये टेम्परेरी वर्क है भाई, सेस आता रहेगा, सेस बढ़ता रहेगा, तो रेगुलर एम्प्लॉय क्यों नहीं है? ये सवालिया निशान उनके चेहरे के आगे लगना चाहिए। तो जवाब दे इस बात का। अब ये था लेबर डिपार्टमेंट और एक बोर्ड, डिफरेंट आइडेंटिटी है। बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, उसको अपना स्टाफ अलग रखना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि ये लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो श्रमिक कानूनों का, प्रावधानों का एनफोर्समेंट करते हैं, जो हम जैसे मेरे अधिकार क्षेत्र में जो था, आई यूज्ड टू पास ऑर्डर्स। जब किसी को कम तनख्वाह मिलती है, किसी को तनख्वाह नहीं मिली है, किसी को निकाल दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत, और या फिर उसको ग्रेचुटी नहीं मिली है, बोनस नहीं मिला है, तो उसमें हम अधिकारी जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हैं, उनको क्वाजी जुडिशियल वर्क दिया हुआ है। वे उसमें अपना ऑर्डर पास करते हैं। जैसे कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है, वो सुनवाई होती है और ऑर्डर पास होने के बाद में उसका एनफोर्समेंट डीसी, जो डीएम कहिएगा, या कोर्ट में सीएमएम उसका एनफोर्समेंट करते हैं। उनको पैसे को रिकवरी करके कर्मचारी के पास में दिलवाते हैं। ये तो हमारा श्रम विभाग का काम था। लेकिन इन्होंने उस काम में के साथ में ये बोर्ड का रजिस्ट्रेशन दे दिया जो इलीगल था। आई अगेन से दैट इट वाज एन इलीगल एक्ट ऑन देयर पार्ट, क्योंकि मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं उसकी पात्रता को गहन से अध्ययन करूं, क्योंकि एसओपी तो आपने बनाया नहीं है। कई चिट्ठियां लिखी कि एसओपी बनाया जाए, कि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है या नहीं है, लेकिन अभी तक कोई एसओपी नहीं बना है। अब बताइएगा, कभी आपने सुना कि किसी मंत्रालय में एक अधिकारियों ने यह कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे? कभी सुना आपने? अब देखिए, श्रम विभाग के अधिकारियों ने इनको लिख के दिया, कॉपी एड्रेस किया है सेक्रेटरी लेबर को, और उसकी प्रति दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उसकी प्रति दी है मंत्री को, उसकी प्रति दी है बोर्ड के सेक्रेटरी को, कि यह काम हमसे छीन लिया जाए, डिटैच कर दिया जाए, हमें, हम ये काम नहीं करेंगे। ये देखिए, ये हस्ताक्षर है।
ऐसे में तो सीसीएस कंडक्ट रूल रखते हैं अगर कोई काम करने के लिए मना करेगा, लेकिन इन अधिकारियों ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो करप्शन का माध्यम नहीं बनना चाहते थे। ये आप देखिए, इसमें मैं सिर्फ सब्जेक्ट बता रहा हूं, डिटैचमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ लेबर डिपार्टमेंट फ्रॉम DBOCWW बोर्ड, फंक्शन ऑफ registration and renewal of beneficiaries card and processing of the claims. It is submitted that there is a quantum increase in number of the union in last few years, जो मैंने आपको बात बताई थी, and due to registration of construction workers at labor chowks and colony camps other than construction sites, large number of bogus registration of non-construction workers has been noticed by the officers of the department, which has been brought to the notice of the officers meeting and honorable chairman and the secretary board from time to time. And who was the secretary board? There was a person appointed by the chairman. And who is the chairman? The mantri. Shram Mantri was the chairman of the board. तो सारी जितनी भी घोल जो घपला है वो सारा इस मंत्री, जो भी मंत्री रहे, गोपाल राय, मीटिंग में धमकाया करते थे अधिकारियों को कि आपके पास में कितने रजिस्ट्रेशन लंबित पड़े हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन लंबित तो रहेंगे जब इतनी संख्या में आ रहे हैं, अधिकारी आपके पास में है नहीं। श्रम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हजार कि आप ये काम देख लो, तो वो सिर्फ साइन करते थे जल्दी जल्दी में। अब जब साइन करके वो हार गए तो उन्होंने ये चिट्ठी लिखी, एक बार नहीं लिखी है, ये एक चिट्ठी है 27/9/17 में, घबरा जब से शुरू हो रखा है। फिर उसके बाद में एक और लिखी है 11/5/18 को, फिर एक और चिट्ठी लिखी है 23/7/18 को। अब बताइए, इतनी चिट्ठी लिखने के बावजूद, और फिर लिखी है 28/8/18 को, 4 चिट्ठियां लिखी। इन चिट्ठियों के बाद में एक FIR होती है, कहां? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में। वहां एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में 2015 में हमारे पास में कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब हमें नहीं समझ आ रहा ये क्या हो रहा है। पिछले साल तक ये लिख रहे हैं कुल 4 स्टूडेंट थे जिनको स्कॉलरशिप दिया जाता था, कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे जो थे, और ये अब संख्या 200 क्रॉस कर गई है। ये बताइएगा ये ऐसा क्या काम था कि सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे बन के स्कॉलरशिप लेने लग गए। इसमें मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, जो कहते थे हम बड़ा बड़ा स्कूल खोल रहे हैं, बहुत कई स्कूल खोलेंगे, वो भी इन्वॉल्व है। इसमें ये इंसेंटिव है, आप देखिएगा स्कूल का नाम लिखा है इसमें, स्कूल है गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी। सत्र 2012-13 में मात्र संख्या जो थी 23 और 10 की थी, जो बढ़कर 151 हो गई इनके काल में। अब ये बताइए कि ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है किसका पैसा है? आपका और हमारा पैसा है, और इसके लिए जिम्मेदार जो हमारे महामहिम सीएम हैं वे हैं। ये है FIR जो एंटी करप्शन में रजिस्टर हुई, तारीख है ये 7/5/18 की, 4/18 FIR का नंबर है। सेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत 13 विदिन ब्रैकेट 1 D 13 विदिन ब्रैकेट 2 और IPC की धारा 420, 468, 471, 120 B। ये आप साइट पे जाइए और निकालिए रजिस्ट्रेशन की संख्या 17,40,000 टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर रजिस्ट्रेशन टिल डेट। 13,67,000 G10 टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ये कंस्ट्रक्शन की आप साइट से मिल जाएंगे।
अब कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते एक हैं। लास्ट में कह रहा हूं, एंटी करप्शन ने क्या लिखा है, ये चिट्ठी है। इसकी मैं 3 लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद में आपके प्रश्न उत्तर रहेंगे। ये कहते हैं, ऑन perusal of the inquiry report and the file mentioned above, it has been found that prima facie offense of IPC have been committed by the beneficiaries by obtaining fake bogus construction workers certificate and getting financial benefits. It is an admitted fact. क्या लग रहा है इस मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये पूरा कंप्लीट जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या इस मामले मैं में मांग करता हूं कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया जाए और तत्काल भारत सरकार श्रम मंत्रालय तत्काल से ये श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन और एक पैसा भी बांटना बंद करे, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, ये इनका एक्ट नहीं है, ये भारत सरकार का एक्ट है। उसको उसमें एक्ट में कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं। तो 2018 में एफआईआर हुए तो अब तक क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2018 का एफआईआर है, पड़ा हुआ है। एक और मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 80 कंप्लेंट, भरतनगर थाना है अशोक विहार के नजदीक में, 80 कंप्लेंट वहां पड़ी है, क्योंकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो होम डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का है, उसके अंतर्गत आता है। तो उनको ये कहा गया कि इनको कह दीजिएगा डिपार्टमेंट को कि ये थाने में कंप्लेंट करें, एंटी करप्शन का मतलब नहीं है, जबकि एंटी करप्शन में भी थाना होता है। लेकिन जब ये कंप्लेंट करी गई, 80 करीब कंप्लेंट की गई है, वो यूं की त्यों पड़ी हैं। एक मामला ऐसा भी आया जिसमें फैक्ट्री ओनर ने अपने बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए 10,000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप लगवा दी और उसके अकाउंट में पैसा जा चुका है और वो भी पेंडिंग पड़ा है। ये भी गरीबी है ना, लेकिन स्कीम इनके लिए नहीं थी, आप समझिए। अब जो पकड़े उनकी भी बात बता देते हैं। आपने कहा है ना पकड़े कैसे, अब ये फॉर्म दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, इसमें यूनियन वाले ने इसको इनसे 85 रुपए लिए, जबकि ये 20 रुपया प्लस 5 रुपया 25 रुपए का मैटर है। इसमें कहा जा रहा है कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, यूनियन ने 85 रुपए लिए। अब झाड़ू पोछा करने वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर तो नहीं है, लेकिन इस बेचारी गरीब महिला से ये कराया। मैं नाई का काम करता हूँ, यूनियन ने 85 रुपए लिए। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, यूनियन ने 75 रुपए लिए। और ये यूनियन की मोहर देखिए ऐसे लगती है, ये तो अंगूठा लगा रही है गरीब औरत। सत्यापन कराने क्या होता है? किया है, उसका SOP पालन नहीं हुआ कहीं। होता है। ये जो लेबर सब्जेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और इस पे अगर ये स्टेट का सब्जेक्ट भी आता है तो इस पे चूंकि वो चीफ मिनिस्टर है तो इसके ऊपर सेंटर क्या कर सकती है उस पे भी थोड़ा ये बताइए। लेबर डिजिटल है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है। आप समझिए, सेस कलेक्शन जो होता है उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टेट करती है। वो ठीक है, ठीक है, तो फिर गलत क्या है? नहीं तो लेबर कमिश्नर जो अपॉइंट होता है वो तो सेंटर से होता है। अरे सेंटर से क्या होता है, स्टेट सर्विस भी होती है।